हेलो एवरीवन, हमारे चैनल एग्जाम विद दीपिका पर आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई तो बहुत बढ़िया तरीके से कर ही रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स की क्लास। आज जो हमारी क्लास है ये है हमारी 25 जून की क्लास। और वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम अपनी 25 जून की करंट अफेयर्स की क्लास। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 लागू किया गया है। यह संसद में कब पारित किया गया? तो बात हो रही है पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 की। तो देखिए, यह संसद में पारित किया गया फरवरी 2024 में। ठीक है, अब हम जान लेते हैं कि पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट है क्या। तो देखिए, इसे हम हिंदी में कहेंगे लोक परीक्षा कानून 2024। ठीक है, इससे क्या होगा, ये किस लिए बनाया गया है? ये है प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 2024 भी इसे कहा जाता है। ये है पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट, इसका दूसरा नाम है प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस। ठीक है, ये क्या है, ये क्यों पारित किया गया, देखते हैं। देखिए, लोक परीक्षा कानून जो 2024 है, इसके दायरे में क्या क्या आता है? यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग भर्ती परीक्षाएं और एनटीए की तरफ से जो आयोजित सभी ऑनलाइन बेस्ड एग्जाम्स हैं, जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स हैं, वो सब इसमें शामिल किए जाते हैं। और इसका उद्देश्य क्या होगा? आपको पता है आजकल पेपर बहुत लीक हो रहे हैं, पेपर के साथ छेड़छाड़ हो रही है और उसके साथ बड़ी धांधली हो रही है। तो इस चीज को लेकर इन्होंने ये कानून बना दिया है सरकार ने, लोक परीक्षा कानून 2024। इसके साथ क्या होगा कि पेपर के साथ यदि कोई लीक करेगा पेपर को, उसके साथ छेड़छाड़ करेगा आंसर शीट के साथ या कुछ भी, तो उसके साथ उसको 3 से 5 साल तक की तो जेल की सजा होगी। ठीक है, और 10 लाख रुपए तक का उस पर जुर्माने का प्रावधान इसमें किया गया है। ठीक है, देखिए, प्रावधान तो बहुत अच्छा है। अब इसे देखते हैं ये अप्लाई कहाँ तक होता है। पेपर लीक करने पर भी उसे 3 से 5 साल तक की सजा है और उसमें जो जुर्माना है उसे 10 लाख तक का उसे जुर्माना भरना पड़ेगा। और देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इस कानून का जो उद्देश्य है केवल धांधली करने वाले युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को केवल रोकना है। आपको पता है, जब स्टूडेंट पूरे साल मेहनत करता है, तैयारी करता है, अब आप देख लीजिए, सपोज आपका कोई एग्जाम है, फिलहाल ही आपके साथ हुआ है, एक तो यूपी पुलिस वालों के साथ भी हुआ है। आप तैयारी करते हैं, पूरी तैयारी से बड़े सच्चे मन से आप पेपर देने जाते हैं और आपको पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, तो मन बड़ा खराब होता है, पूरी मेहनत खराब हो जाती है। और उन बच्चों का भरोसा उठ जाता है जो बहुत मेहनत करते हैं, है ना। तो देखिए, इसका जो उद्देश्य है वो जो धांधली करने वाले युवा हैं उनके भविष्य से खिलवाड़ को रोकना है। और क्या है, अभ्यर्थियों को इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। असम के गुवाहाटी में कामाख्या देवी मंदिर पर अम्बुबाची मेले का आयोजन किया जा रहा है। यह मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? हम बात कर रहे हैं असम के गुवाहाटी के कामाख्या देवी मंदिर की। जो कामाख्या देवी मंदिर है ये कहाँ है? ये आपको पता है गुवाहाटी में है और ये है नीलांचल पर्वत पर ये स्थित। कहाँ है? नीलांचल पर्वत पर ये स्थित। अच्छा, तो अम्बुबाची मेले का आयोजन यहाँ किया जा रहा है। अम्बुबाची का अर्थ क्या होता है? अम्बुबाची का अर्थ है पानी से बात करना। ठीक है, अम्बुबाची का मीनिंग है पानी से बात करना। इसका एक दूसरा मीनिंग भी है। ऐसा मानते हैं यहाँ कि इस महीने में होने वाली जो बारिश है धरती को उपजाऊ बनाती है और प्रजनन के लिए तैयार करती है। और इस महीने यहाँ जितने भी कृषि कार्य हैं वो सब वर्जित हैं, जैसे कि खुदाई, जुताई, बुआई आदि, ये सभी यहाँ इस समय वर्जित होते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, थावरचंद गहलोत ने राष्ट्रीय योग ओलंपियाड यानी नेशनल योग ओलंपियाड, इसे हम कहेंगे NYO 2024 का उद्घाटन कहाँ इन्होंने किया है? तो ये किया है थावरचंद गहलोत ने और ये किया है मैसूर में। ठीक है, राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2024 का। तो देखिए, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और NCERT द्वारा संयुक्त रूप से ये 3 दिवस का ओलंपियाड का आयोजन किया गया है। कितने दिवस का? ये 3 दिवसीय है। ठीक है, 3 दिवसीय है। और इसका जो इस वर्ष के इसका जो सब्जेक्ट है, इस वर्ष का जो विषय है वो है स्वयं और समाज के लिए योग, यानी अपने और समाज के लिए योग, जिसे हम कहेंगे योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। ठीक है, ये न्यू का जो है इस वर्ष का विषय है। ठीक है, अब देखिए न्यू में क्या है, करीब 500 स्टूडेंट इसमें हिस्सा लेंगे
उनके साथ लगभग 100 टीचर्स ने भी भाग लिया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है यौगिक अभ्यासों की समझ विकसित करना बच्चों में और जीवन में इसके अनुप्रयोग जो है उनमें मदद करना, जिससे बच्चों को शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक बच्चों का विकास हो सके। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। हाल ही में वन्यजीव विशेषज्ञों की टीम ने पहली बार किस उद्यान में धारीदार सिसिलियन की नई प्रजाति की खोज की है? ठीक है, तो ये है धारीदार सिसिलियन, इसकी नई प्रजाति की खोज की गई है। ये की गई है आपकी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, तो अब देखिए, उभयचर और छिपकलियों जैसे सरीसृप, इन्हें ना हम सरीसृप बोलते हैं। ठीक है, तो इनके लिए क्या है कि केंद्रित तो सर्वेक्षण हुआ है, सेंट्रल इसमें सर्वे हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप पार्क में पहली बार धारीदार सिसिलियन यानी इचथियोफिस एसपीपी की रिकॉर्डिंग इसमें हुई है। ठीक है, धारीदार सिसिलियन क्या है? ये एक नई खोजी गई धारीदार सिसिलियन प्रजाति है। ये इचथियोफिस से संबंधित है। सिसिलियन अंगहीन सर्पाकार उभयचर प्राणी है जो मुख्यतः भूमिगत और जलीय वातावरण में ये रहते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। मणिपुर में कितनी स्वायत्त जिला परिषद है? ठीक है, ये ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, जिसे हम कहते हैं एडीसीज। ठीक है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स यानी स्वायत्त जिला परिषद कितनी है मणिपुर में? तो ये है 6। ठीक है, बात हो रही है मणिपुर की। मणिपुर में 6 स्वायत्त जिला परिषद हैं और मणिपुर के जो पहाड़, ये आपको पता है मणिपुर एक पहाड़ी क्षेत्र है। इसमें जो जिला परिषद अधिनियम 1971 है, उसने मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में इन परिषदों के निर्माण का रास्ता बनाया। बात करते हैं छठी अनुसूची, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। पूछा जाता है एग्जाम में छठी अनुसूची किससे संबंधित है, तो नोट कर लीजिए। आपको पता है आजकल दिन प्रतिदिन जो एग्जाम का लेवल है वो थोड़ा सा टफ होता जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं थोड़े यूनिक से, जैसे ही वो चर्चा में आते हैं या कुछ बात होती है आप उन्हें तुरंत नोट कर लिया करें और एग्जाम टाइम पर उनका रिवीजन जरूर किया करें। आपको कहीं ना कहीं वो एग्जाम में कनेक्ट होकर जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो छठी अनुसूची किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। आगे देखते हैं, फिलहाल क्या है, उत्तर पूर्व में छठी अनुसूची के तहत 10 स्वायत्त जिला परिषद हैं। 3 असम में, मेघालय में 3 है, त्रिपुरा में 1 है और मिजोरम में 3। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 18वें MIFF 2024 में गोल्डन कॉक अवार्ड किस फिल्म ने जीता है? बात हो रही है गोल्डन कॉक अवार्ड की, तो देखिए ये जीता है द गोल्डन थ्रेड ने। देखिए इसे कैसे याद रखना है, अवार्ड का नाम है गोल्डन कॉक अवार्ड और ये किसको मिला है, द गोल्डन थ्रेड। ठीक है, गोल्डन से गोल्डन को कनेक्ट कर रखें और आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, गोल्डन कॉक अवार्ड किसे मिला है, द गोल्डन थ्रेड। बात हो रही है भारतीय फिल्म की द गोल्डन थ्रेड की। इसे 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री के लिए ये अवार्ड दिया गया है। ये क्या है, डॉक्यूमेंट्री मूवी है। ठीक है, इसके लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। आगे देखते हैं, एस्टोनियाई फिल्म सौर मिल्क ने सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय लघु कथा के लिए सिल्वर कॉक जीता। ठीक है, चलिए बात करते हैं पॉलिश फिल्म जिमा। पॉलिश फिल्म है जिमा, इसने सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन के लिए सिल्वर कॉक जीता है। 6A आकाश गंगा ने सर्वश्रेष्ठ भारतीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए सिल्वर कॉक अवार्ड इन्होंने प्राप्त किया है। बात कर लेते हैं भारतीय फिल्म द गोल्डन थ्रेड की। इसने क्या है, निष्ठा जैन द्वारा ये निर्देशित है, निष्ठा जैन ने इसे निर्देशित किया है और इन्होंने MIFF 2024 में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र के लिए इस फिल्म को ये गोल्डन कॉक अवार्ड दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन कब शुरू किया गया था? तो बात हो रही है राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की। इसकी शुरुआत हुई थी जनवरी 2023 से। ठीक है, जनवरी 2023 से राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत हुई थी। मिशन के अंतर्गत क्या आता है, उर्वरक क्षेत्र के लिए आवंटन को 55 लाख टन प्रति से बढ़ाकर 75 लाख टन प्रति वर्ष हरित अमोनिया जो है वो कर दिया गया है। आगे देखते हैं, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय यानी MNRE यानी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी वर्ष 2030 तक
देश में 5 मिलियन टन प्रति वर्ष ग्रीन हाइड्रोजन की उत्पादन क्षमता प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को लागू कर रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की। ये लॉन्च हुआ था जनवरी 2023 में। ठीक है, आउटले आपको पता है 19,744 करोड़, और ये 2029-30 वित्त वर्ष 2029-30 तक का ये लक्ष्य रखा गया है इसका। और अमाउंट कितनी इसमें लगभग आ जानी है, 19,744 करोड़ की। अब उद्देश्य देख लेते हैं, इसका उद्देश्य क्या है। आत्मनिर्भर या आत्मनिर्भरता, स्वच्छ ऊर्जा के माध्यम से आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। अब देखिए इसका लाभ क्या है। भारत के स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों में योगदान, ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाना और सतत विकास को बढ़ावा देना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। हाल ही में खबरों में रही ज्योति सुरेखा वेन्नम, अदिति स्वामी और परनीत कौर किस खेल से जुड़ी हैं? तो देखिए ये जुड़ी हैं आर्चरी से। आर्चरी को हम हिंदी में कहते हैं तीरंदाजी। तो ये तीरंदाजी से जुड़ी हैं। कौन कौन? ज्योति सुरेखा वेन्नम, अदिति स्वामी और परनीत कौर। देखिए फिलहाल ये चर्चा में है, और चर्चा में क्यों है आप देख लीजिए एक बार। भारतीय कंपाउंड महिला तीरंदाजी टीम है ये, जिसमें ज्योति सुरेखा वेन्नम, अदिति स्वामी और परनीत कौर, इन्होंने क्या है वर्ल्ड कप के गोल्ड मेडल की हैट्रिक इन्होंने हासिल करनी है इन तीनों। ठीक है, और इन्होंने इस सीजन में अपना सबसे बेस्ट इन्होंने अपना प्रदर्शन किया है। और 22 जून को इन्होंने अंताल्या में जो आयोजित हुई थी प्रतियोगिता, उसके तीसरे चरण में एस्टोनिया के खिलाफ इन्होंने अपनी ये नवीनतम जीत हासिल की है। हम बात कर रहे हैं महिला कंपाउंड में। पहले ही अप्रैल और मई में क्रमशः शंघाई और येचियोन में वर्ल्ड कप के फेज 1 और फेज 2 जो है उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीते थे। ठीक है, और उसके बाद तीरंदाजी विश्व कप, जो तीरंदाजी का वार्षिक अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट सर्किट है, ये 2016 में लॉन्च किया गया था। आगे बात करते हैं। इस वर्ष के कैलेंडर में आपको पता है 3 चरण शामिल है, सामान्य से एक कम, क्योंकि यह एक ओलंपिक वर्ष है मान लेते हैं। और क्या है, ये एक भव्य फाइनल, यहाँ केवल सर्वश्रेष्ठ तीरंदाजों को प्रतिस्पर्धा के लिए आमंत्रित किया जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। हाल ही में किस देश ने समलैंगिक जो संबंध है उनको अपराध की श्रेणी से हटा दिया है? तो जो समलैंगिक संबंध है इनको अपराध की श्रेणी से किसने हटाया है? ये हटाया है नामीबिया। ठीक है, तो नामीबिया की शीर्ष अदालत ने क्या किया, शुक्रवार को समलैंगिक संबंधों को अपराध मानने वाले जो औपनिवेशिक युग हैं उनके कानूनों को रद्द कर दिया है। देखिए फिलहाल आप ये चीज नोट रखिएगा, क्योंकि ये एग्जाम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो ये क्या है, दक्षिण अफ्रीका में एलजीबीटीक्यू अधिकारों को पीछे धकेलने के खिलाफ ये एक ऐतिहासिक फैसले का प्रतीक है। आपको पता है फिलहाल में ही क्या हुआ है, थाईलैंड जो है वो समलैंगिक विवाह जो है उसको वैध बनाने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला, और नेपाल और ताइवान के बाद एशिया का तीसरा देश बनने की कगार पर ये है। ठीक है, हम थाईलैंड की बात कर रहे हैं। बात करते हैं एलजीबीटीक्यू अधिकारों की जो वकालत करने वाला जो मानवाधिकार अभियान है उसके अनुसार वर्तमान में विश्व स्तर पर 36 देश यानी थाईलैंड को छोड़कर समलैंगिक विवाह यहाँ कानूनी है। हम भारत की बात करें, भारत के परिप्रेक्ष्य में, तो भारत ने 2018 में इसको समलैंगिकता को जो है अपराध की श्रेणी से वर्ष 2018 में ही हटा दिया था। और ये किससे संबंधित है? धारा 377। ठीक है, नोट कर लेना किससे कनेक्ट है, धारा 377 से। ठीक है, और आपको पता है फिलहाल 2023 की बात है, तो भारत की जो न्यायाधीश पीठ है उसने समलैंगिक विवाह को वैध बनाने के खिलाफ ही फैसला सुनाया। अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न है वैष्णव पुष्टि मार्ग संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो जो वैष्णव पुष्टि मार्ग संप्रदाय है उसके संस्थापक हैं आपके भगवान वल्लभ आचार्य। ठीक है, तो आपको पता है फिलहाल एक मूवी रिलीज हुई है जिस फिल्म का नाम है महाराज। इसमें कुछ ऐसा कहा गया था कि ये जो है ये वैष्णव पुष्टि मार्ग जो संप्रदाय के लोग हैं इनकी भावनाओं को आहत करती है। ठीक है, तो इसके लिए आपको पता है एक बोर्ड होता है, तो उसने अब इस फिल्म को रिलीज करने की अनुमति दे दी है। उन्होंने कहा है कि इस फिल्म के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जो वैष्णव पुष्टिवाद जो संप्रदाय के जो अनुयायी हैं उनकी भावनाओं को ना तो ये आहत करता है, क्योंकि आपको पता है याचिका डाली गई थी। ठीक है, तो ये फिल्म जो है लिबेल महाराज लिबेल केस पर आधारित है, और समाज सुधारक थे करसन दास मुरली जी। मुंबई में इनका जन्म हुआ। गुजराती ज्ञान प्रसारक मंडली के ये सदस्य हैं।
बात करते हैं आगे। दादाभाई नौरोजी द्वारा स्थापित एंग्लो गुजराती समाचार पत्र था रफ्त गुफ्तार, आपने सुना भी होगा, उसमें योगदान दिया और उन्होंने अपनी स्वयं की पत्रिका सत्य जो प्रकाशित है वो प्रकाशित। अब हम बात कर रहे हैं आपसे वैष्णव की, वैष्णव पुष्टि मार्ग संप्रदाय की, जिसके संस्थापक कौन है? वल्लभाचार्य। स्थापना हुई थी 1479 से 1531। वल्लभाचार्य की बात हो रही है। तो देखिए, जो वैष्णव संप्रदाय है उसका अर्थ क्या है? यह पौष्टिक और फलने फूलने का मार्ग है। अन्य नाम क्या है? पुष्टि मार्ग संप्रदाय और वल्लभ संप्रदाय भी हम इसे कहते हैं। आपको पता है इसके अलावा कुछ और जो संप्रदाय हैं उनको जान लीजिए। ये इसमें से आपको एक क्वेश्चन आपका पक्का है। अद्वैत जो संप्रदाय है वो किससे संबंधित है? आदि शंकराचार्य से। विशिष्ट अद्वैत किससे संबंधित है? रामानुजाचार्य से। द्वैत किससे संबंधित है? द्वैत संप्रदाय माधव आचार्य से। द्वैत अद्वैत देखिए दो हैं। देख सभी में द्वैत लगा है, लेकिन आप देख लीजिए, एक द्वैत है, एक द्वैताद्वैत है। तो जो द्वैत है वो तो माधवाचार्य से संबंधित है, और जो द्वैताद्वैत है वो निम्बार्क से संबंधित है। ठीक है। और शुद्ध द्वैत किससे संबंधित है? वल्लभाचार्य से। आगे देखते हैं, अचिंत्य भेद अभेद किससे संबंधित है? चैतन्य महाप्रभु से। अब आप इन्हें एक बार में आपसे ये याद हो सकता है ना हो, तो इसे 2 से 3 बार आप इसे रिवाइज जरूर कर लीजिए। ठीक है। चलते चलते एक बार हम फिर से देख लेते हैं। अद्वैत संप्रदाय किससे संबंधित है? आदि शंकराचार्य से। विशिष्ट द्वैतवाद किससे संबंधित है? रामानुज आचार्य से। द्वैत संप्रदाय किससे संबंधित है? माधव आचार्य से। द्वैत अद्वैत किससे संबंधित है? निम्बार्क से। और शुद्ध द्वैत किससे संबंधित है? वल्लभाचार्य से। अगला है अचिंत्य भेद अभेद, ये किससे संबंधित है? यह है चैतन्य महाप्रभु से संबंधित। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। ये हमारी 25 जून की क्लास थी। और देखिए आपके पिछले एक वीक की क्लासेस आपकी छूटी हुई हैं। 2 दिन के अंदर आपकी जितनी भी क्लासेस छूटी हैं, जितनी भी आपकी बची हुई क्लासेस हैं, वो सब आपकी अपलोड कर दी जाएंगी। आप अपना सिलेबस कवर करते रहिएगा। किसी कारणवश हमारी वो क्लासेस नहीं डल पाई थी, परंतु 2 दिन के अंदर आपकी सभी क्लासेस अपलोड कर दी जाएंगी। ठीक है। तो उम्मीद है आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से करेंगे और कंटिन्यू अपनी पढ़ाई करते रहिए, अपना रिवीजन करते रहिए, अपनी पढ़ाई में बड़े मन से लगे रहिए। ठीक है। तो चलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।